हेलो दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और मैं मिस्टर फिजिक्स एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया टॉपिक लेके। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कॉइल को, कोई कॉइल होता है उसको अगर हम प्लेस करते हैं बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, उसके बारे में इससे पहले वाली क्लास में मैंने बात की थी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के जितना जितना टाइम बढ़ता जा रहा है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से एकदम प्रिपरेशन कर रहे होंगे बोर्ड्स एग्ज़ाम की। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी टॉपिक भी है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या फिर कंस्ट्रक्शन पूछ लिया जाता है, या सेंसिटिविटी पे सवाल पूछे जाते हैं कि सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं आप। आजकल तो ज़्यादातर मैंने इधर जो चलन में है हमारा, वो सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर वो करंट सेंसिटिविटी पूछ लेता है आपसे, या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी पूछ लेता है। तो इन दोनों सेंसिटिविटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना मेरे साथ स्टार्ट करिए। थोड़ा लेंदी है तो आप थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ेगा, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोऑपरेट करेंगे और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर होता क्या है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ें कि व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है गैल्वेनोमीटर की, तो आप लोग पहले हेडिंग डालेंगे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है। अब ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हें गैल्वेनोमीटर देखा होगा कहीं ने, आपने अपने स्कूल में देखा होगा, लैब में देखा होगा, फिजिक्स की लैब में देखा होगा। एक रखा होता है, जी साइन बना होता है, या फिर हम कभी किरचॉफ लॉ के अंदर हम सर्किट यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो जो बैलेंस करता है उसके बीच में जी लिखा था, तो वो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर आ डिवाइस डिवाइस। अब इस डिवाइस का काम क्या होता है। इज यूज टू डिटेक्ट इज यूज टू डिटेक्ट। अब डिटेक्ट तो करता है, ऑब्वियसली सी बात, डिटेक्ट करता है, पर इससे जरूरी चीज है आ स्मॉल करंट। किसमें, आ स्मॉल करंट। स्मॉल करंट ये उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो स्मॉल करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और और मेजर मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। क्या निकालता है, मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड को भी क्या करता है, मेजर करता है। यह ज़्यादातर इसको नैनोमीटर वगैरह में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो हमारा गैल्वेनोमीटर कौन सी एक डिवाइस हो जाए है जो डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। याद रखना है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और मेजर करता है उसकी मैग्नीट्यूड को, उसकी वैल्यू को, कि उस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं कन्वर्ट करके एम मीटर बनाने में या वोल्ट मीटर बनाने में। तो उसके लिए मैं नया नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। आज का जो वीडियो है वो हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। तो ये बेसिकली हमारी डेफिनेशन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। अब इसके बाद बात करें कि व्हाट इज, अब इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आज हम लोग एक बढ़िया सी गैल्वेनोमीटर बनाएंगे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होगा, जिसका मैंने टॉपिक पहले आप लोगों के में डाल के रखा है। देखिए, अभी तक हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था कि कोई कॉइल को अगर हम प्लेस करते हैं बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो टॉर्क, जो कॉइल होता है वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है। अभी तक तो हमने टॉर्क को, कॉइल को रोटेट करना सीखा था कि टॉर्क रोटेट करता है तो उस पर लगता है, जब कॉइल रोटेट करता है तो उस पर टॉर्क लगता है। अब उसको रोटेट के पीछे का रीज़न क्या होता है, क्योंकि उस पर टॉर्क लगता है, कपलिंग फोर्स लगता है, और उस कपल फोर्स उसको क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट बताते हैं जो गैल्वेनोमीटर की तरह यूज होगा, जिसका हम लोग यूज करेंगे किसी सर्किट में मेजर करने का। क्या मेजर करने का है, हमें स्मॉल करंट मेजर करने का है, या उसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करने का है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले जरूरी है प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होती है, पल होती है, तो जिससे तो आप लोगों की हमेशा बनती नहीं है, वो आप लोगों की वॉट लगाती रहती है। तो हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की क्या देखेंगे, प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक, व्हेन
बेसिकली प्रिंसिपल कुछ नहीं होता है, हमने टॉर्क जो पढ़ा था वही प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वही प्रिंसिपल होता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट when electric current flow in the circuit, when electric current flow in the coil, in the coil placed in magnetic field, magnetic field, ठीक। जब कोई कॉइल को, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी कॉइल से, तो अगर उसको प्लेस किया जाए, फ्लो इन अ कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट अपॉन इट, अ डिफ्लेक्टिंग deflecting torque acts act upon the coil whose magnitude depends upon the strength of current, ठीक है। किसकी मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात, ये डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी, मैं जब हमने टॉर्क निकाला था किसी भी कॉइल में, कोई भी सर्किट, कोई कॉइल को प्लेस किया जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स अपॉन द कॉइल whose magnitude depends upon the strength of the current। अब इन चीज़ों से एक चीज़ पता चलती है कि जितना ज़्यादा सर्किट के अंदर करंट होगा, मेन चीज़ होती है करंट जितना ज़्यादा, मोर करंट, ये लिख सकते हो, मोर करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? मोर टॉर्क, मोर द टॉर्क, मोर द टॉर्क। और जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर इज डिफ्लेक्शन, उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा? डिफ्लेक्शन होगा कॉइल के अंदर, उतना ही ज़्यादा कॉइल क्या करेगा? रोटेट करेगा। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा? उतना ही ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा उतना ही सर्किट क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। ये तीनों चीज़ आपस में क्या होती हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। और एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हो कि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी? रीडिंग आएगी। उतनी ही ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी? रीडिंग आएगी। उतना ही उसको क्या करेगा? रीड करेगा गैल्वेनोमीटर, जितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टॉर्क के। और टॉर्क जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा टॉर्क उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और उतना ज़्यादा क्या करेगा? गैल्वेनोमीटर रीडिंग करेगा। स्केल जो होगी उसके अंदर, जो स्केल मेजर कर रही होगी करंट को, वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करें गैल्वेनोमीटर की, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं साइड में जा रहा हूँ, देख लो तब तक मैं। वीडियो बढ़िया सा आ रहा है, कैप्चर हो रहा है, एकदम साफ साफ आ रहा है। हाँ, तो ये था हमारा प्रिंसिपल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स अपॉन द कॉइल हुज मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा टॉर्क, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और उतनी ज़्यादा क्या करेगा? रीडिंग करेगा। अब ये इनपुट हो गया, हमने ये इनपुट किया, और ये हमारा क्या आ गया? आउटपुट आ गया। और इन आउटपुट लेके हम पता लगा लेंगे कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सर्किट के अंदर कितना करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक। अब बात करें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता कैसा है, किस तरीके का होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग ज़्यादा लिखेंगे कुछ नहीं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बढ़िया सा अभी हम डायग्राम बनाएंगे, और वही हमारे अंदर का आर्टिस्ट अभी जगेगा, और जो एक बढ़िया सा डायग्राम बना के क्रिएट करेगा, ठीक। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला काम है कि
प्रिंसिपल। हाँ, एक चीज़ और बताएँ कि मूविंग कॉइल बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, एक पिवोटेड होते हैं और एक शायद एक पिवोटेड होते हैं और एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेमीटर होता है। एक पिवोटेड होता है, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेमीटर होता है। जिन दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम, प्रिंसिपल सेम होता है, पर कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है? अलग-अलग कंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है, दोनों का काम ही एक होता है। तो बेसिकली एक ही चीज़ को मर्ज करते हुए पढ़ेंगे कि हम जो अब कंपैरिज़न में ये आ जाता है कि जो पिवोटेड होता है वो लेस सेंसिटिव होता है इन कंपैरिज़न टू सस्पेंडेड पॉइंट गैल्वेनोमीटर में। तो हम सस्पेंडेड पॉइंट गैल्वेनोमीटर पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करें अगर, जस्ट अ सेकंड, चलिए। अब देखिए, ये हमारा, मान लो ये कॉइल है, इसमें ये लगा हुआ है बोल्ट, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल, ये T1 टर्मिनल। इस T1 टर्मिनल से एक वायर गया है, ठीक? अब यहाँ पे हम एक लगाते हैं, एक कोई भी हो सकता है, मेटल का टुकड़ा हो सकता है या वुडन का टुकड़ा हो सकता है, जिसको टोरॉइज़नल हेड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टोरॉइज़नल हेड बोलते हैं। अब यहाँ से क्या जाएगा? अब यहाँ से एक कॉइल आएगा, इस कॉइल को मैंने क्या किया, ये कॉइल है, इसमें, ठीक? अब इसको मैंने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, किससे? स्प्रिंग से, और फिर से ये आ जाएगा और वही सेम बोल्ट से होके, और ये क्या हो जाएगा? बोल्ट में कस जाएगा, और इस बोल्ट से क्या है? करंट, यहाँ से वायर लगा हुआ है, ठीक? अब देखिए, ये T1 है, तो ये क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा, ठीक? ये हमारा क्या है? टोरिज़न हेड। ये क्या है? टोरिज़न हेड है, ठीक? अब एक बात याद रखना, ये जो कॉइल है, इसको हमेशा हम रखेंगे, ये जो कॉइल है, अब इसको हम रखेंगे एक क्या? एक सिलिंड्रिकल, कॉनकेव सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों रखते हैं? अभी धीरे-धीरे सब समझ में आएगा। आप लोग बस देखते चलिए कि क्या है कॉन्सेप्ट। ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया? साउथ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि ये थोड़ा-सा टिल्ट होती है, थोड़ा-सा घूमी हुई होती है, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा एंगल बनना चाहिए, तभी ये घूमेगी, वरना ये घूमेगी नहीं, ठीक? इसको थोड़ा-सा टिल्ट रखना पड़ता है। ये एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से क्या रहता है? परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? इधर की तरफ रहेगी। ये हमारे हमेशा क्या रहना चाहिए? कुछ एंगल, थीटा एंगल बनाना चाहिए, तभी टॉर्क क्या होगा? क्रिएट होगा, ठीक? ये जो स्ट्रिप होती है, ये जो स्ट्रिप होती है, ये जो स्ट्रिप होती है, ये बेसिकली हमारी बनाई जाती है क्वार्ट्ज वायर से। किससे? क्वार्ट्ज वायर से। ये जो हमारी स्ट्रिप होती है, किससे बनाई जाती है? क्वार्ट्ज वायर से, या पिवोटेड, शायद ब्रोंज, ब्रोंज करके कुछ एक सब्सटेंस होता है, उससे भी इसको यूज़ किया जाता है बनाने के लिए। अब धीरे-धीरे पढ़ेंगे कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किन-किन चीज़ों के बारे में हमने बनाया, क्यों हमने सिलिंड्रिकल, कॉनकेव सिलिंड्रिकल बनाया। ये जो मैग्नेट है हमारा, क्योंकि हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। अब जैसे ही ये कॉइल सस्पेंड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब यहाँ से दोनों वायर हम लगाएँगे। अब जैसे ही वायर लगाएँगे, तो ये क्या करेगा? कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा। इस वायर के अंदर क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब इस करंट जब इससे ही फ्लो करेगा, क्योंकि ये करंट, ये जो कॉइल है, ये प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये तुरंत अपने आप को क्या करेगा? रोटेट करेगा, और जो हमने जो स्केल होगी वो उसको क्या कर देगी? करंट को मेज़र कर देगी। करंट को क्या करेगी? मेज़र करेगी। आप बताइए, जब कोई कॉइल प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं? कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा? एन। अब मान लेते हैं इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो एन है, एन नंबर ऑफ टर्न है, इसका एरिया वेक्टर ए है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी है? बी है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट कौन सा है? आई करंट फ्लो कर रहा है। आप बताइए, जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक? जहाँ जहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। आई क्या होता है? करंट इन ईच कॉइल, ठीक? और क्या है? ए, एरिया, ठीक? कॉइल का एरिया। और बी क्या होगा? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? बी हमारी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? जब ये कॉइल प्लेस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर,
तो ये क्या करेगा, टॉर्क क्रिएट करेगा। जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो NIAB साइन थीटा होगी। इसमें N नंबर ऑफ टर्न, I करंट इन द ईच कॉइल, A एरिया होगा, B क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब देखिए एक चीज़ और समझना कि जब हम जब कॉइल को इसको प्लेस करेंगे तो इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है मैग्नेटिक मोमेंट के। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बताया था, जिस डायरेक्शन में करंट, मान लो करंट की डायरेक्शन हमारी, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक, ये करंट, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या बनेगा, एरिया वेक्टर। ये डायरेक्शन है करंट की, करंट ऐसे जा रहा है सर्कल कॉइल में, तो ऐसे करंट आ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक। अब इसका एक और फॉर्मूला बनाया था कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है। अब ये जो पूरा टर्न होता है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये है नंबर ऑफ टर्न, करंट और एरिया, ठीक। NIA किसके बराबर हो जाता है, M के बराबर हो जाता है। तो एक और फॉर्मूला बनता है MB साइन थीटा, जो जहाँ पे M क्या होता है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये था हमारा दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक। ये था दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक। और एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे जो वायर्स लगे हुए हैं, वायर शुड बी, यहाँ पे याद रखना, वायर शुड बी इंसुलेटेड, ठीक है, इंसुलेटेड करने हैं इसको। बेसिकली हम लोग एक बॉक्स के अंदर रखते हैं, एक कोर लेते हैं, उस कोर के ऊपर क्या करते हैं हम, इसको जैसे मान लो ये हमारे पास एक कोर है, ठीक, ये हमारे पास एक कोर है। अब इस कोर को हमने, इसको एक से एक कोर है, इसके ऊपर चारों तरफ क्या कर दी, वायर को लपेट दिया। और वायर क्या होनी चाहिए, शुड भी इंसुलेटेड होना चाहिए, तभी इसके अंदर हमारा करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, पता चले आप कर कुछ और रहता है, हो कुछ और गया, धमाका कर दिया आपने, ठीक है। तो वो कंडीशन ना है, तो वायर शुड भी इंसुलेटेड होना चाहिए, वायर को हमें इंसुलेटर रखना पड़ेगा। ये इतनी चीज़ें थी। और एक और चीज़ मैंने लिखा भूल गया, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एरिया वेक्टर एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज़ और, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द किसके होता है, जिस सरफेस से हम, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल रहे हैं उसके हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है एरिया वेक्टर। तो जितना भी एरिया वेक्टर, मान लो हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, अब ये थोड़ा सा टिल्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, ठीक। अब ये थोड़ा सा टिल्ड है तो एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा टिल्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो सीधी बननी। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जो एंगल होगा वही क्या होगा, थीटा होगा, वही एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर थीटा और जो बी है वो 90 डिग्री पे आ जाए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर क्या करता है, एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। और पैरेलल अगर हो गए तो एक दूसरा को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे वो टॉर्क क्या नहीं करेगा, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ठीक। अब देख रहा, अब क्या बात करें कि जैसे जैसे वो कॉइल रोटेट होगी, अब इसी सी बात है, वो कॉइल रोटेट हो रही होगी तो अपने अंदर, जैसे मैंने ये स्प्रिंग लगा के रखी है, अब जो टॉर्क, जो स्प्रिंग होगी या जो ये वायर होगा, ये क्या डेवलप करेगा अपने अंदर, रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगा। क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि जैसी जैसी हमारे पास एक इस रूम में आपको एक ही बुक मिलेगी, फिजिक्स। देखिए ये हमारे पास प्यारी सी बुक NCERT है, ये पार्ट 2। जैसे ये बुक है, ये मान लो कॉइल है, इस कॉइल को जैसे ही हम प्लेस करेंगे, ठीक, थीटा एंगल के साथ प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, घूमेगा। अब जो स्ट्रिप लगी हुई है, ये यहाँ पे स्ट्रिप, जिससे हमने ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को जो बांध के रखा है, ये धीरे धीरे अपने अंदर क्या डेवलप करेगी, एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करेगी। क्या करेगी, रिस्टोरिंग टॉर्क। और जैसे जैसे ये घूमता रहेगा वैसे और मेहनत लगानी पड़ेगी, इसको और घुमाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे जितना जितना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो इसमें टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। वो घूमना क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, वही डिपेंड करता है कि करंट कितना है, उसको हमें बैलेंस करने पड़ता है कि जो आई होता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ रिस्टोरिंग, एंगल ऑफ, जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है कॉइल के अंदर, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये बना लिया होगा आप लोगों ने। अब जो इसके आगे बात है, क्या बात है, ऐसी कौन सी कही अनकही बात है जो नहीं बताई गई।
तो जो बात है इसके बाद देखिए, as the coil rotates, as the coil rotates, एक ब्लू पेन नहीं चल रहा, rotate rotates, a restoring torque, restoring torque is developed, क्या हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक। रीस्टोरिंग क्या टॉर्क क्या होगी, डेवलप्ड होगी कॉइल के अंदर। अब जब रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड होगी तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, जब रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर डेवलप्ड होगी, दिस जो ये टॉर्क होगी, रीस्टोरिंग टॉर्क, दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रोटेशन, किसके, एंगल ऑफ रोटेशन की क्या होगी, रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो जो ये टॉर्क होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, एंगल ऑफ द रोटेशन ऑफ द टॉर्क। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क उसके अंदर क्या होता चला जाएगा, क्रिएट होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा क्या बनेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा। अब एंगल किसके, रोटेशन ऑफ एंगल जो थीटा है वो जितना ज़्यादा घूमेगा उतने अंदर अपने अंदर क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क को क्या करेगा, डेवलप करेगा। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी व्हेन द रिस्टोरिंग टॉर्क और बिकम इक्वल टू द, इसके बाद एक कंडीशन आएगी व्हेन द रिस्टोरिंग टॉर्क, व्हेन द रिस्टोरिंग टॉर्क become equal to the deflecting torque, equal to the deflecting torque of the coil, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, जब टॉर्क जो कॉइल होगी, ठीक, टॉर्क, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क, द कॉइल रेस्ट इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, किस पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी। टॉर्क क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। जैसे यहाँ पे मान लो एक स्केल थी, अब स्केल ये अभी बीच में थी, ये स्केल कहाँ थी, बीच में थी, ये हमने यहाँ पे लगा के रखा है इसको मेजर करने के लिए, ठीक। अब ये स्केल यहाँ पे है, अब जैसे ही सर्किट में करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, अब यहाँ पे ये आएगी तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जितना करंट होगा उसके अंदर उतना ही तो मेजर कर पाएगा, जितना ज़्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क होगा उसके अंदर उतना ही ज़्यादा तो मेजर कर पाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अक्षय कुमार की मूवी की सुई टूट के गिर जाए उसमें, जैसे वो स्पीड बढ़ाए, ठीक। तो जितना भी जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के। और टॉर्क जो कॉइल होगी वो किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। टॉर्क किस में पहुंच जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंच जाएगी, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि टॉर्क जो होना चाहिए वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के, ठीक। अब जिसमें क्या होगा कि अगर मान लो वो ट्विस्ट करेगा, हम मान लेते हैं कि उसने ट्विस्ट किया 1 रेडियन की ट्विस्टिंग फोर्स लगी, तो जब 1 रेडियन रोटेट करेगा तो एक टोरिजिनल कांस्टेंट आता है, क्या आ जाता है, टोरिजिनल कांस्टेंट। तो वो दोनों का क्या होता है, NIAB जो होता है, जो टॉर्क होता है, वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, टॉर्क जो अप्लाइड होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, C5 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, C5 के। अब बताइए, हमने जो निकाला था, अब ये किसके बराबर आ गया, C5 के बराबर आ गया। जहाँ पे C जो होता है एक कांस्टेंट होता है, टोरिजिनल कांस्टेंट उसको बोलते हैं। फाई जो डिग्री टोरिजिनल रोटेट हो रहा है, जो हमने क्या लगाया हुआ था, जिसमें वो रोटेशन हो रहा है वो फाई में होता है। अब जैसे मान लो 1 रेडियन रोटेट हुआ तो C की वैल्यू 1C आ जाएगी, 2 रेडियन रोटेट हुआ तो क्या आ जाएगी, 2C आ जाएगी। तो ये NIAB जो होगा,
NIAB साइन थीटा वो किसके बराबर हो जाएंगे, C फाई के बराबर हो जाएगा। अब हमें अगर आई की वैल्यू निकालना है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाकी सबको नीचे भेज दो, C फाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, NAB साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि CNAB ये पूरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट, एम ऑफ टर्न कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, बी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई बाई साइन थीटा के। यही तो प्रूव करना था। अब ये नहीं प्रूव करना था, हमें ये हटाना है, ये किसको क्या करना है, हटाना है, साइन थीटा को हटाना पड़ेगा, तभी आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फाई के होगा। तो साइन थीटा कैसे हटाएंगे, साइन थीटा हटाने के पीछे एक हम चीज़ यूज़ करते हैं, रेडियल फील्ड। किसका यूज़ करते हैं, रेडियल फील्ड का। ठीक है, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेडियल फील्ड का, ये याद रखना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। Kiki en lempetan kiki en ipone eke kita kita ठीक है, करना है। तो जो हमारा एंगल होगा, सॉरी करंट होगा, वो किसके बराबर होगा, फाई के, और फाई डिवाइड बाई क्या होगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा को हमें क्या करना है, हटाना है। साइन थीटा हटाने के पीछे हमें किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, रेडियल फील्ड का। किसका, रेडियल फील्ड। व्हाट इज रेडियल फील्ड। अब हमने स्टार्टिंग में बताया था जो हम कॉइल ले रहे हैं वो कॉइल कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी। किसकी होगी, सिलेंड्रिकल शेप की होगी। ठीक, तो ओरिजिनल कांस्टेंट, एक रेडियन को रोटेट करने पे जो टॉर्क जमा होता है उसी को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल। एक रेडियन जब कभी भी वो तो जो ट्विस्ट हो रहा है, जो हमारा ट्विस्टिंग हो रहा है, वो घूम रहा है, जब घूम रहा है तो एक रेडियन जब घूमने पे जो हमारा उसमें टॉर्क डेवलप होता है, जो एक उसको एक रेडियन रोटेट करने पे जो टॉर्क जमा होता है उसको बोलते हैं हमारा टोरिजिनल कांस्टेंट। ये याद रखना, ओरिजिनल कांस्टेंट जिसको सी से हमने को बताया था, वो सी क्या होता है कि जब एक एक रेडियन जब रोटेट करता है तो उसमें हम यूज करते हैं किसका, किसका यूज करते हैं, जो टॉर्क जमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ओरिजिनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब बता, अब हमने क्या बताया, रेडियल फील्ड किसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब बताओ रेडियल फील्ड क्या होती है। रेडियल फील्ड के लिए दो कंडीशंस होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमें सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कॉइल मैग्नेट लेना है। किसका, सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेना है। और दूसरा हमारी कंडीशन होती है सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। किसका लेना है, सॉफ्ट आयरन कोर लेना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हम एक मैग्नेट बनाएंगे जो कि सिलेंड्रिकल होगा। कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ये सिलेंड्रिकल। ये होगा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब हमें करना क्या है कि जैसे हमने एक मैग्नेट बनाया था, उस मैग्नेट में अब हमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल लेना है। इस सिलेंड्रिकल में क्या करना है, वायर को लपेटना है। इस वायर के अंदर क्या करना है, लपेटना है। जैसे कि अगर हम सिलेंड्रिकल की बात कर रहे थे, जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल है हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल है। अब इसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, वायर को रोटेट करेंगे। इसके चारों तरफ क्या करेंगे, वायर को। तो इसका टॉप व्यू देखें, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिख रही है, वायर, ऊपर से वायर दिखेंगी। जो वायर होंगी यहाँ से वो ऐसे दिखेंगी, यहाँ से जाते हुए दिखेंगी। जब वायर इसके ऊपर चारों तरफ लपेट देंगे तो इसके अंदर जो टॉप व्यू होगा वो सर्कुलर दिखेगा, क्योंकि उसका ऊपर वाला सिलिंड्रिकल है तो टॉप व्यू दिखेगा। इसी के अंदर क्या होंगे, ऐसे वायर जाती हुई दिखेंगी। ठीक, ये वायर जाती हुई दिखेंगी। अब बात क्या होगी, जब सिलिंड्रिकल होगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपने अंदर से क्या करेगा, पास करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपने अंदर से पास करेगा। अच्छा, अंदर से क्यों पास करेगा, क्योंकि ये जो है सॉफ्ट आयरन कोर इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर इज अ फेरो फेरो मैग्नेटिक
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है, और जब कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है तो अपने अंदर से वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से क्या करता है, पास करता है। तो ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर से जाएंगी। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? एरिया वेक्टर तो हमेशा क्या होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, अब इसका एरिया वेक्टर तो कुछ ऐसा बनेगा ना। एरिया वेक्टर कैसा होगा? ये एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो बनेगी वो अगर हम इसको सीधा कर दें, फिर से अगर हम बनाएं एक वायर, तो इसको अगर हम सीधा कर दें, ये है, ठीक, इसका एरिया वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही जाएंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही पास होंगी, तो ये एरिया वेक्टर बनेगा इसका। और मैग्नेटिक फील्ड ये, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। अच्छा, रेडियल फील्ड वो फील्ड होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बने। क्या बने? सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बने। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है? क्रिएट करना है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनना है। तो अगर हम जो हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अभी भी पढ़ा था NIAB, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो NIAB किसके बराबर हो जाएगा? साइन फाई के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? C फाई डिवाइडेड बाई, फाई को अलग लिख लेते हैं, C डिवाइड बाई NAB, और ये क्या आ जाएगा? फाई। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो आई डायरेक्टली क्वेश्चन किसके हो जाएगा? फाई के हो जाएगा। आई डायरेक्टली क्वेश्चन किसके होगा? फाई के। तो यही हमें प्रूव करना था। द करंट स्टेटमेंट लिखना है, द करंट फ्लोइंग इन द coil, the current flowing in the coil directly proportional to the deflection of the coil। तुम तो करंट फ्लो ही हो रहा है कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा? डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज़्यादा करंट, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, और उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर उसको क्या करेगा? मेज़र करेगा। मेन चीज़ हमारी यही थी जो हमें प्रूव करनी थी, कि जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? किसके? डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। क्योंकि यही तो था जो रोटेट कर रहा था, डिफ्लेक्टिंग एंगल, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फाई। तो अगर हमने फाई, जितना ज़्यादा फाई होगा उतना ज़्यादा करंट होना चाहिए, उतना ज़्यादा क्या डेवलप्ड होगा? टॉर्क डेवलप्ड होगा। और जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ही रीडिंग को क्या करेगा? मेज़र करेगा। डिवाइस जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा फाई को क्या फाई को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। और जो डिवाइस है वो क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। ठीक, डिवाइस क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। अब दो चीज़ें और बची हुई हैं, दो तीन चीज़ें। ठीक, अब हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी अब हमें मेंटेन करनी है, सेंसिटिविटी बढ़ानी घटानी है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के ऊपर बात करेंगे। रफ करें इसको। अब नेक्स्ट हेडिंग डाला, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। मैं हूँ सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब दांतों की सेंसिटिविटी। अभी हम आपसे पूछेंगे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं है। आपके टूथपेस्ट में नमक है तो सेंसिटिविटी पता चल जाएगी। बताइए, आपके टूथपेस्ट में नमक है? है। ठीक है, आपके खाने में नमक है? सेंसिटिव मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा इमोशनलेस होती है। इमोशनलेस क्या? इमोशनल बड़ी होती है, जो तुरंत बातों पे क्या कर दे? रिएक्ट कर दे। जैसे किसी से आपने पूछा और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, किसी ने मान लो आपका एक कोई दोस्त है, आपको उसने आपने उसको क्या कर दिया? बहुत
दो चार बातें सुना दी। हम जब दो चार बातें सुना दी तो वो क्या हो गया, तुरंत रोने लगा। क्या रोने लगा। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और एक दूसरा दोस्त है जिसको 2-4 दिन में 50 गालियाँ दे लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो वो क्या है, एकदम ठोस इंसान है वो। ठीक है, उसको अंदर सेंसिटिविटी है ही नहीं। ठीक। तो सेंसिटिविटी वैसे अगर पूछा भी जाता है, तीत की सेंसिटिविटी, तो आपको खाने पे क्या होती है, झंझनाहट महसूस होती है। तो झंझनाहट जब महसूस हो, शरीर में झंझनाहट हो जाए, तो दांतों में झंझनाहट आ जाए, तो वो क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक करंट सेंसिटिविटी होता है, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। ठीक। एक करंट सेंसिटिविटी होता है, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। अब अगर हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर के सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक। द डिफ्लेक्शन द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस produced in the galvanometer in the galvanometer in the galvanometer when क्या होगा, when the deflection produced in the galvanometer when a unit current flow through it। यही क्या होती है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर होती है। जब यूनिट करंट फ्लो करता है किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर, द रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट, वही हमारा क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है। अब बात करेंगे सेंसिटिविटी के, मैंने बताया दो फॉर्मूले, एक करंट सेंसिटिविटी होता है, एक क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है। करंट सेंसिटिविटी की बात करें अगर, इसको यहीं लिख देते हैं। ठीक। अब बात करो करंट सेंसिटिविटी में, तो पहली चीज हमारी क्या है, करंट सेंसिटिविटी। ठीक। पहली कौन सी होती है, करंट सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी का अगर फॉर्मूला निकालें, चले अगर हम सेंसिटिविटी का फॉर्मूला निकालें, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आता है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आता है 5/I। क्या आता है, 5/I। ठीक। 5/I, जितना ज़्यादा करंट और जित सेंसिटिविटी क्या होती है, इन्वर्सली मोशन होती है किसके, आई के। ठीक। और डायरेक्टली मोशन किसके होगी, 5 की होगी। ठीक। तो 5/I अगर हम बात करेंगे, जब हम करंट के अंदर निकाले थे, तो NAB क्या आ जाएगा, C। किसके बराबर हो जाएगा, C। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, करंट सेंसिटिविटी का। किसका फॉर्मूला होता है, करंट सेंसिटिव। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी होती है हमें, अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, जब हमने करंट सेंसिटिविटी निकाली, तो सेंसिटिविटी तो इंक्रीज सेंसिटिविटी तो इंक्रीज सेंसिटिविटी हम क्या करते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एरिया को बढ़ा सकते हैं, एरिया वेक्टर को। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, सी को क्या करेंगे, सी को नहीं भी बात करेंगे, बी को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। और फोर्थ है हमारा सी, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सी को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया वेक्टर बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, बी को बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, पर सी को घटाएंगे तभी क्या होगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। सॉरी, सी को घटाएंगे तो सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा केस कौन सा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी। कौन सा था, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे होती है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की जब बात करेंगे, तो देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। 5/, क्या होगा, V होगा। 5/V होगा तो रिप्लेस करेंगे 5/IR से, 5/IR से। अब 5/I की वैल्यू अभी हमने निकाली, 5/I की वैल्यू क्या होती है, NAB/C। तो 5/V क्या हो जाएगा, NAB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, CR। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। ये किसका फॉर्मूला होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का। अब बताओ, हमें इंक्रीज करनी है वोल्ट, फिर से इंक्रीज करनी है अगर सेंसिटिविटी, तो इंक्रीज सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज सेंसिटिविटी। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, पहला काम क्या कर सकते हैं हम,
नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर को बढ़ा सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। चौथा काम क्या होगा, सी को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जो पहले ही हमने यूज़ की थी वही सब चीज़ें हैं। एक एक्स्ट्रा चीज़ और होगी कि रेजिस्टेंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये थे मेथड हम सेंसिटिविटी निकालने का, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमने यूज़ किया फार्मूला कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सेंसिटिविटी फॉर द करंट सेंसिटिविटी के लिए, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये फार्मूला होता है, और कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को, जिसके हमें कितने तरीके बताए गए, 5 तरीके बताए गए, जिसमें नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा सकते हैं, एरिया वेक्टर को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, और रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, और सी को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? पक्का समझ में आया ना? खाओ कसम, समझ में आया। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, छोटा सा टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। ये लास्ट टॉपिक इस मतलब चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक होगा कि हम कैसे कन्वर्जन करते हैं। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एमीटर में, एम मीटर को कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर को करेंगे एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को करेंगे वोल्टमीटर में। उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कन्वर्जन में होते हैं। ठीक, इसमें एक फेमस क्वेश्चन होता है जो हमारे उसमें एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो वो फेमस क्वेश्चन हमारा, मैं तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यही क्वेश्चन है आप लोगों का। मैं कराऊंगा नहीं, आप लोगों को फिर खुद से प्रैक्टिस करना है आप लोगों को ये क्वेश्चन। और गैल्वेनोमीटर का जो डिवाइसेस होती हैं, वो गैल्वेनोमीटर की कैसा होता है गैल्वेनोमीटर, वो भी ये इस तरीके का ये गैल्वेनोमीटर होता है। यही हमारा क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं उसका, करंट क्या मेज़र करने के लिए, स्मॉल करंट मेज़र करने के लिए, या उसका मैग्नीट्यूड मेज़र करने के लिए। और चीज़ें हमने क्या पढ़ी कि टॉर्क कैसे क्रिएट होता है, और तो कुछ दिखाऊंगा नहीं मैं, और कोई फ़ोटो है नहीं। अब जो तुम फ़ोटो देखना चाह रहे हो ना, वो बेटा मैं नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर ले, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।